जरा सोचिए एक ऐसे साम्राज्य के बारे में जिसकी दौलत, जिसकी शान और शौकत की कहानियां ना पूरी दुनिया में मशहूर थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मुगल साम्राज्य की। आज हम इसी की कहानी में थोड़ा गहरे उतरेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कैसे इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। 331 साल, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। सोचिए कितनी ही पीढ़ियों का इतिहास इसमें सिमटा हुआ है। 1526 में जब बाबर ने यहाँ कदम रखे, वहां से लेकर 1857 में जब आखिरी बादशाह को देश निकाला दे दिया गया, मुगल साम्राज्य ने इस पूरे उपमहाद्वीप पर एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी मिट नहीं सकी है। और देखिए, जब ये साम्राज्य अपने चरम पर था ना, तो ये सिर्फ एक राज करने वाला वंश नहीं था। नहीं, ये एक ऐसी जबरदस्त ताकत थी जिसने पूरे सब कॉन्टिनेंट की संस्कृति, कला, यहाँ तक कि अर्थव्यवस्था को एक नया ही रूप दे दिया था। ताजमहल जैसी शानदार इमारतों से लेकर हमारी भाषा और हमारे खाने तक में इनकी विरासत आज भी हमारे चारों ओर जिंदा है। हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि इतना मजबूत, इतना शानदार साम्राज्य आखिर टूट कैसे गया? वो कौन सी वजह थीं, वो कौन सी दरारें थीं जिन्होंने इसकी नींव को ही अंदर से खोखला कर दिया? चलिए आज इसी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो ये गिरावट आखिर शुरू कहाँ से हुई? देखिए, ज्यादातर इतिहासकार एक साल पर आकर रुक जाते हैं, 1707। ये वो साल था जब सम्राट औरंगजेब की मौत हुई। और ये सिर्फ एक बादशाह का अंत नहीं था, नहीं, ये तो एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जो अगले 150 सालों तक इस साम्राज्य को धीरे धीरे, बिल्कुल दीमक की तरह खत्म करने वाला था। और मजे की बात यह है कि इससे पहले कि कोई बाहरी ताकत दरवाजा खटखटाती, ये साम्राज्य तो अंदर से ही खोखला हो रहा था। असली समस्या बाहर नहीं थी, बल्कि अंदर थी। इसकी अपनी ही जड़ों में दीमक लग चुकी थी। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह, लीडरशिप का फेलियर। औरंगजेब के जाने के बाद गद्दी पर एक के बाद एक ऐसे बादशाह बैठे जो उस विशाल साम्राज्य को संभालने के काबिल ही नहीं थे जो उन्हें विरासत में मिला था। मतलब कमान कमजोर हाथों में आ गई थी। अच्छा, दूसरी बड़ी प्रॉब्लम कौन थी? दरबार के अमीर और सरदार। ये वो लोग थे जो कभी साम्राज्य की रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, कुशल एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन अब वो सिर्फ अपने मतलब के लिए काम कर रहे थे। अलग अलग गुट बन गए थे और साम्राज्य की भलाई की जगह सब अपनी अपनी तिजोरियां भरने में लगे हुए थे। अब जाहिर सी बात है, जब राजा कमजोर हो और मंत्री संतरी भ्रष्ट, तो इसका सीधा असर कहाँ पड़ेगा? शाही खजाने पर। औरंगजेब के लंबे लंबे युद्धों ने वैसे ही खजाना लगभग खाली कर दिया था, और उसके बाद जो भ्रष्टाचार और सत्ता की लड़ाई शुरू हुई, उसने तो बची खुची कसर भी पूरी कर दी। खजाना खाली हो गया। और ये हालात इतने बिगड़ गए थे कि किंग मेकर जैसी चीजें होने लगी। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सैयद ब्रदर्स। सोचिए, ये इतने ताकतवर हो गए थे कि ये तय करते थे कि दिल्ली के तख्त पर कौन बैठेगा। वो अपनी पसंद के किसी को भी कठपुतली बादशाह बनाकर बैठा देते। पर्दे के पीछे से असली सरकार वही चलाते थे और अपने फायदे के लिए दिल्ली की सल्तनत को लगातार कमजोर करते जा रहे थे। तो जब दिल्ली का केंद्र ही इतना खोखला और कमजोर हो चुका था, तो फिर साम्राज्य का बिखरना तो तय ही था। दिल्ली की पकड़ बस नाम की रह गई थी और साम्राज्य के टुकड़े होना शुरू हो गए थे। और इसका नतीजा ये हुआ कि एक एक करके नए पावर सेंटर्स उभरने लगे। हैदराबाद, अवध और बंगाल जैसे जो अमीर सूबे थे, वहां के गवर्नरों ने दिल्ली की कमजोरी का फायदा उठाया और कहा, बस अब हम आजाद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, दूसरी तरफ मराठा, सिख और जाट जैसी नई ताकतें भी खड़ी हो गई, जिन्होंने मुगलों को सीधी चुनौती दी और अपने अपने राज्य बना लिए। यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द है, डी फैक्टो इंडिपेंडेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भले ही कागज पर ये नए राजा नवाब मुगल बादशाह को अपना बॉस मानते थे, लेकिन असल में, हकीकत में वो पूरी तरह से आजाद थे। अपने कानून, अपना टैक्स, अपनी लड़ाइयां, सब कुछ वो खुद तय करते थे। दिल्ली से कोई कुछ नहीं पूछता था। अब सोचिए, एक ऐसा घर जो अंदर से ही टूट रहा हो, जिसके लोग आपस में ही लड़ रहे हों, वो बाहरी दुश्मनों के लिए एक खुला मैदान बन जाता है, एक आसान शिकार। और बस यही हुआ। जल्द ही बाहर के हमलावर भी दरवाजे पर दस्तक देने लगे। और पहला सबसे जबरदस्त, सबसे विनाशकारी हमला हुआ फारस
यानी आज के ईरान से। साल था 1739 और हमलावर था नादिर शाह। उसने हिंदुस्तान पर जो हमला किया वो मुगल साम्राज्य के ताबूत में एक बड़ी कील साबित हुआ। ये एक ऐसा घाव था जिससे ये साम्राज्य फिर कभी पूरी तरह से उभर ही नहीं पाया। नादिर शाह ने सिर्फ मुगल फौज को ही नहीं हराया, उसने दिल्ली को बेरहमी से लूटा। सोचकर देखिए, वो मशहूर तख्ते तऊस, मयूर सिंहासन और वो बेशकीमती कोहिनूर हीरा, सब कुछ यहीं से लूट कर ले जाया गया। ये सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये मुगल साम्राज्य की इज्जत पर, उसकी प्रतिष्ठा पर एक ऐसा तमाचा था जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई दी। और एक और बहुत बड़ी कमजोरी थी जिसने सब कुछ बदल दिया, और वो थी मिलिट्री टेक्नोलॉजी। मुगल फौज अब भी अपनी पुरानी घुड़सवार सेना और पारंपरिक हथियारों के भरोसे थी। वहीं दूसरी तरफ जो यूरोपीय ताकतें आ रही थीं, खासकर अंग्रेज, उनके पास थी डिसिप्लिन पैदल सेना, बेहतरीन मॉडर्न तोपें और लड़ने के नई नई तरकीबें। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे सिर्फ बहादुरी के दम पर नहीं जीता जा सकता था। टेक्नोलॉजी का फर्क बहुत बड़ा था। तो चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर चलते हैं। ये सब मिलकर कैसे उस अंतिम गिरावट की वजह बना। अब स्टेज एक नई ताकत के उभरने के लिए बिल्कुल तैयार था। ये जो टेबल है ना, ये इन 150 सालों की गिरावट को बहुत अच्छे से समझाती है। देखिए सब कुछ कैसे स्टेप बाय स्टेप हुआ। पहला फेज था अंदरूनी कमजोरी का, जब बादशाह कमजोर थे। फिर आया दूसरा फेज, जब अलग अलग राज्य खुद को आज़ाद करने लगे। इसके बाद हुआ विदेशी हस्तक्षेप, मतलब अंग्रेजों का आना, और आखिर में उन्होंने अपनी पकड़ पूरी तरह से मजबूत कर ली। ये पतन का एक बिल्कुल साफ रोड मैप है। और फिर जो आखिरी अध्याय था वो बहुत तेजी से लिखा गया। 1757 प्लासी की लड़ाई और अंग्रेजों के हाथ में बंगाल आ गया। ठीक 100 साल बाद 1857 की क्रांति हुई, जो अंग्रेजों के खिलाफ आखिरी बड़ी कोशिश थी, लेकिन वो नाकाम रही। और बस उसके अगले ही साल आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से उतारकर रंगून भेज दिया गया। और इसी के साथ उस महान साम्राज्य का आधिकारिक तौर पर अंत हो गया। तो कुल मिलाकर हम क्या कह सकते हैं? ये जो कोट है ये पूरी कहानी का सार है। मुगल साम्राज्य का पतन कोई एक दिन में हुई घटना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत धीमी, एक दर्दनाक प्रक्रिया थी, जिसकी शुरुआत अंदर की कमजोरियों से हुई और जिसका अंत बाहरी हमलों से हुआ। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही दमदार सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब भी कोई बड़ा साम्राज्य गिरता है तो उसकी राख से क्या पैदा होता है। यह सवाल सिर्फ एक दौर के खत्म होने का नहीं है, बल्कि एक नए दौर की शुरुआत का भी है। और वो नया दौर था भारत में ब्रिटिश राज का।